ऑफलाइन के बच्चों का तो पता ही नहीं क्या मामला है। ऑनलाइन में तो फिर भी बढ़िया है रेटिंग। हाँ। हाँ यार। देखो, ये सेव थोड़ी करी थी। आज तो ठीक है, नॉर्मल बात करेंगे। और सोमवार से रेगुलर क्लासें चालू करेंगे। ठीक है ना। हाँ, आप निकलो। देखो बेटा, हाँ आ रहा है, आ रहा। यही लूज हो रहा है ये। हेलो। आ गया ना बेटा। हेलो। हेलो। हाँ। तो देखिएगा बेटा, मंडे से अपन रेगुलर क्लास करेंगे, ठीक है। अब डेमो वगैरह ज्यादा तो क्लासेस करना मुझे ठीक लग नहीं रहा। ठीक है, हो गए। और बाकी आपने देखा हुआ है, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो सोमवार से हम रेगुलरली फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। और फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेटा बेसिक्स। यानी कि एनाटॉमी हो गया, क्या होता है, कैसे हो गया, डायरेक्शनल टर्म क्या होती है, हमारी बॉडी को किस किस रीजन में डिवाइड किया जा सकता है, कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है, ये चीजें अपन सोमवार से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब जो लोग आप में से सितंबर के अंदर एग्जाम दोगे ना, देंगे ही सही।
ऑनलाइन में से कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जो सितंबर में एग्जाम देंगे नॉर्सेट? जरा लिखना। जो सितंबर का एग्जाम लिखेंगे, तो अभी हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त और लगभग सितंबर आधा, तो ये और ये आधा आधा मिला के लगभग एवरेज कितना निकल के आ रहा है बेटा? 3 महीने। आधा ये आधा ये, 2 महीने ये पूरे कंप्लीट है। ऐसे मिलाकर के टोटल हमारे पास कितना निकल के आ रहा है? 3 महीने का टाइम निकल के आ रहा है। अब बेटा 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, समझे बात को? अपने को अब ये समझ के चलो आप 5 महीने में हमारा कोर्स हम कंप्लीट कर लेंगे। बात समझ गए? 5 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि लगभग लगभग पोर्शन आपका कवर हो जाएगा इस एग्जाम तक। अंडरस्टैंड? तो एक तो ये बात हो गई थ्योरी की। किसकी बात हो गई? थ्योरी की। इसके साथ आपको क्या करना है बेटा? जो अभी अपनी YouTube की क्लास रेगुलर चल रही है, 3 महीने में मैं पूरी आपको एनक्लेक्स करवा दूंगा। समझ गए आप? ये समझो कि ये क्लास भी आपके इसी ही कोर्स का पार्ट है। समझ गए? यानी कि जो हमारी 10 PM पे क्लास चल रही है रात को, ये क्लास बेटा आपके बैच का ही हिस्सा है, जिसके अंदर मैं आपको यूनिट वाइज पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं। मतलब यूं सोचो कि कल अपना हेमाटो एंड कार्डियो रेडी कंप्लीट। हेमाटो कार्डियो में अपन ने कितने क्लास किए? हेमाटो अंको में 6 लेक्चर अपने हुए। 6 लेक्चर में विद मेडिसिन सर्जरी विद फार्मा, फार्मा के साथ हमने इसको कवर कर लिया पूरा। यानी 2 यूनिट हमारी 6 दिन में हो गई, हेमाटो और ओंको। क्लियर हुई बात सबको? इस तरीके से यूं मान के चलो कि मैं मैथ सर्च तो ज्यादा से ज्यादा आपको 6 दिन अगर एक यूनिट में लगते हैं, तो एवरेज मतलब हमारी 40 से 50 दिन में MSN हो जाएगी। साठ मत मानो, कुछ यूनिट छोटी भी होती है, तो बहुत छोटी छोटी यूनिट है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव है तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ऐसे करके लगभग 40 दिन में अपनी मेडिकल सर्जिकल फिनिश हो जाएगी यूट्यूब वाली क्लास में। ठीक है ना? और इतनी एक्सप्लेन्ड और डिटेल के अंदर आपको मैं करवा रहा हूं कि आप ये समझो कि मेरा टारगेट है ये सितंबर में आपको मैं उस पार उतार दूंगा। समझ गए आप? अब मेरे दोस्तों सारी बातों को पूरी शिद्दत से आपको फॉलो करना, और टाइम टू टाइम जितना समय आपको मिल रहा है वो स्टडी को देना, ये अपना मेन लक्ष्य रहेगा। अगर अपन ने कर लिया ये फॉलो, तो ये 3 महीने में मेरी गारंटी है मैं आपको उस काबिल बना के दिखाऊंगा कि आप इस नॉर्सेट 5 को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, रैंक के साथ निकाल दोगे। और यहां रही बात थ्योरी की, थ्योरी के अंदर कम से कम मैं आपको 7 से 8 यूनिट पढ़ा दूंगा। 7 से 8 यूनिट आप यहां तक पढ़ लोगे। उसके बाद जब ये पता है 1 महीना बचेगा, तो लास्ट में मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दूंगा। इस ड्यूरेशन पे सितंबर के लास्ट के 1 महीने, क्या 2 महीने बचेंगे ना? मतलब यूं समझो आप, जून निकलेगा, जुलाई में, हाँ जुलाई, और जुलाई मिड में यानी कि 15 जुलाई के आसपास, या हो सकता है 1 जुलाई को जब मेरा बर्थडे आता है, ठीक है ना, तो मैं ये क्रैश कोर्स सारे नर्सिंग प्रोफेशन को दे दूं। तो एक तीसरा तरीका आपके पास फिर आ जाएगा, और मैं उस क्रैश कोर्स के अंदर सबसे पहले वो यूनिट्स पूरी करवाऊंगा जो यहां बचेगी। बात समझ में आ गई?
मतलब मेरी खोपड़ी पूरी प्लान है यहां तक की, मेरी खोपड़ी में सारा प्लान है कंप्लीट कि हम इस सितंबर के एग्जाम के अंदर कैसे अपने आप को तैयार करके और बिठाएंगे। अब हमारे पास तीन चीजें हो गई बेटा। सबसे पहला हमारे पास हो गया अपनी 3 महीने की थ्योरी क्लासेस। SN27 बैच के अंदर, इसमें मैं आपसे कह रहा हूं 7 से 8 यूनिट हम कवर कर लेंगे, ठीक। दूसरी अपनी है रात को एनक्लेक्स की क्लास, जिसमें कि अपन सॉन्डर्स को सोल्व करवा रहे हैं, और लगभग 2 महीने के अंदर, 2 मंथ के अंदर हम मैथ सर्च फिनिश कर देंगे इसका। उसके बाद इसी क्लास में बचे हुए 1 से 1.5 मंथ में मैं आपको साइकेट्रिक, पीडिया एंड ओबीजी पढ़ा दूंगा। क्लियर। उसके बाद आपको पता है 1 जुलाई यहां पर मैं क्रैश कोर्स अनाउंस कर दूंगा, और क्रैश कोर्स के अंदर सबसे पहले उन यूनिट्स को कवर करेंगे जो यहां पर बचेगी, ठीक। ये हमारा पूरा टिल सितंबर नॉर्सेट 5 तक का प्लान है। बोलो किसी को कोई डाउट ऑनलाइन में? बच्चों, ऑनलाइन वालों को सबको बात क्लियर समझ में आ गया होगा मेरा, कि जो भी लोग ये सोच के बैठे हैं कि हमें आने वाले नॉर्सेट के अंदर सिलेक्शन होना है या अपने आप को जॉब में ले जाना है, तो मेरे साथियों ये बहुत सफिशिएंट प्लान है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये इतना पावरफुल है, इतना सफिशिएंट है कि आपने बस ये 3 महीने शिद्दत से जो मैं आपको कह रहा हूं, अगर उसमें मिस्टेक किए बिना, बिना क्रॉस क्वेश्चन के अगर आपने फॉलो किया, तो डेफिनेटली आप वो करेंगे जो 12 महीने से पढ़ने वाले नहीं कर पाएंगे, ठीक। ये हम लोगों को आज, अभी और इसी वक्त से शुरू कर देना है। क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि देखो, जितने दिन हम लेजीनेस में निकालेंगे, जितने दिन तक हम सोचने में निकाल देंगे, तो हम डे बाय डे उसमें हमारे टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? बैच की क्लासेस है, थ्योरी क्लासेस, वो मंडे से हम रेगुलर कर देंगे इस बैच के अंदर, SN27 बैच के अंदर। मंडे से हमारी फर्स्ट यूनिट होगी, और लगभग 7 दिन 8 दिन मान के चलो आप, 1 वीक मान के चलो, आपका पहला चैप्टर फिनिश, जिसके अंदर बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, जिसमें डायरेक्शनल टर्म्स होती हैं, बॉडी के रीजन्स होते हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स को किस नाम से जानते हैं। इस बैच के अंदर एक और बात बड़ी खास होगी, वो क्या होगी ये सुनो आप। इस बैच का ऑलमोस्ट जो मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, वो रहेगा बेटा डिजीज पोर्शन पर। किस पर? दूसरा हमारा लैब टेस्ट पे। अब डिजीज पोर्शन में हम किस किस चीज को फोकस करेंगे ये देखो, क्लिनिकल फीचर, नर्सिंग मैनेजमेंट, और हमारे फार्मेकोलॉजिकल क्वेश्चन। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे एज प्रायोरिटी। ये बात मैं आपको बता रहा हूं पर्सनली, कि नॉर्सेट जिस तरह का एग्जाम इस बार उसने लिया है, आज से पहले के एग्जाम की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं,
लास्ट जो एग्जाम आपने दिया है अभी, उस एग्जाम के पैटर्न से देखिए सर, ये बात करना कौन है? क्या कमल सर, ये बात करना कौन है? जिस पैटर्न से अभी हम लोगों ने एग्जाम देखा है बेटा, उसमें जिन्होंने, अच्छा किस किस ने एग्जाम दिया था आप लोगों में से? आपने दिया था? आपने ये एनालाइज किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा जिसने एग्जाम दिया है, कि नॉर्सेट एनाटॉमी फिजियोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पोर्शन बहुत कम होता है। और अब हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फोकस किस चीज पे करना है? जैसे डायबिटीज हम पढ़ रहे हैं, तो डायबिटीज, जैसे मैं पर्सनली अभी आपको बात बताता हूं कि जैसे मैं एंडोक्राइन की ही बात कर लूं आप लोगों से, और सपोज करो डायबिटीज मेलाइटस की बात कर रहे हैं, तो मेडिकल सर्जिकल इज लाइक दैट अ मैथमेटिक्स। हमेशा मैं ये कहता आया हूं कि एक मैथ से, और इसमें सब कुछ कनेक्टेड होता है, और जिसकी इस पे कमांड आ गया, लगभग यूं मान के चलो बेटा, नॉर्सेट का 60 से 70% पेपर आपका मैथ सर्च होगा। क्लियर है? और अब तो आने वाले टाइम पर यह होगा कि अगर मैं अकेला भी पूरी क्लासेस पढ़ाऊंगा ना, तो भी बच्चे जॉब लगेंगे। यस नो? तो मेरे लिए ये नॉर्सेट 4 जो हुआ है, ये मान के चलो कि ये वरदान साबित हुआ है, सबसे बड़ा। अभी तक जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन हमारे पास थे, तो उससे बच्चे को वाकई दिमाग पे हथौड़ा पड़ नहीं रहा था, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। और एम्स भी उससे परेशान हो गया, क्योंकि पहले 2 महीने 3 महीने बच्चे को सिखाएगा, जब जॉब में जाएगा कोई भी एम्प्लॉई, तो पहले 2-3 महीने उसको सिखाना पड़ेगा अंडर ट्रेनिंग, तब जाके उसको कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन जब आप एनक्लेक्स पढ़ के जाएंगे, तो आपको ऑलरेडी इतना एफिशिएंसी आपके अंदर होगा कि आपको जाते ही काम संभला दिया जाए तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा। क्लियर है? जैसे हम बात करें बेटा, एक डिजीज होती है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, डायबिटीज मेलाइटस, और आप सब समझते भी होंगे कि इस बार आपको पता है नॉर्सेट में इससे कितने क्वेश्चन थे? केवल डायबिटीज से। और डायबिटीज में से भी सिर्फ कौन सा टॉपिक उठाया था? इंसुलिन। क्लियर? तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखना, जितने भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा, जिसमें वो या तो आपसे प्रायोरिटी पूछ रहा है, या आपसे वो फर्स्ट एक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आपसे वो नर्सिंग केयर पूछ रहा है, आपसे वो हेल्थ एजुकेशन पूछ रहा है कि आप पेशेंट को क्या एजुकेट करेंगे, आपसे वो नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ रहा है, आपसे वो साइन सिम्टम का क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे वो किसी ड्रग के बारे में पूछ रहा है कि इस ड्रग को देंगे तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, या इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का बेस्ट तरीका क्या होगा। मेरे दोस्त, ये सारे क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? ड्रग से जैसे मैं बात करूं, क्या इंसुलिन एक मेडिसिन है? ड्रग है।
ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एक ड्रग है, डिजॉक्सिन एक ड्रग है, हिपैरिन एक ड्रग है। ये सब आपको कहां पढ़ने को मिलेंगे? फार्मा में नहीं मिलेंगे। ये कहां पढ़ना है आपको? मैथ सर्च के अंदर। एड्रेनलिन है, सब कुछ मैथ सर्च में पढ़ना है। मतलब ओवरऑल आपका 60 से 70% पेपर जो है आप मैथ सर्च से निकाल दोगे। क्लियर हो गया? जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसा डिजीज है जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसके अंदर होती है। सबसे पहले समझिए, हमारा ये जीआईटी है, इस तरह का गैस्ट्रो होता है। अब मेरे दोस्त यहां पर यू नो दैट ये होता है पैनक्रिया। क्या होता है? पैनक्रियास। पैनक्रिया के अंदर पाई जाती है बेटा बीटा सेल्स। कौन सी सेल्स? और बीटा सेल्स रिलीज करती है इंसुलिन। क्या रिलीज करती है? इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। क्या करता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। यानी कि कार्बोहाइड्रेट बोले तो शुगर का, किसका? यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब खाते हैं। उसमें जो शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म तभी होगा जब इंसुलिन ब्लड के अंदर प्रॉपर क्वांटिटी में सीक्रेट हो रहा होगा। इंसुलिन कहां से सीक्रेट होता है? पैनक्रियास से। कौन सी सेल से? बीटा सेल से। अब यदि अगर मेरे दोस्त मैं यूं कहूं कि बीटा सेल का इन्फेक्शन हो जाए, क्या हो जाए? इन्फेक्शन, या पैनक्रिया का इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि कौन सा इन्फेक्शन? एक वायरस होता है जिसका नाम होता है कॉक्सेकी वायरस। ये कॉक्सेकी वायरस पैनक्रिया की बीटा सेल को नष्ट कर देता है। डू यू अंडरस्टैंड? या फिर इसका बीटा सेल का एट्रोफी हो जाए, किसी कारणवश बीटा सेल डैमेज हो जाए, तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन घट गया तो क्या नहीं होगा? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। और इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ब्लड में क्या बढ़ने लगेगा? यही तो पढ़ाई है। तो इस तरीके से आपको लर्न करना है। जब तक आपका थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हम चैलेंज के साथ ये नहीं कह सकते कि हम निकाल देंगे। क्लियर है? तो हम लोगों को पकड़ बनानी है एक सिस्टमैटिक तरीके से समझ पे कि सर ने इसमें अभी ये जो बात सीखी आपने, इसमें कम से कम 10-20 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक डायग्राम, तो एक इमेज बनाता हूं मैं बस आपके माइंड में, और कुछ नहीं। कि यार ऐसे एक डायग्राम बनाया था सर ने, फिर पैनक्रिया बनाया था, बीटा सेल बनाई थी, कहा था इन्फेक्शन या एट्रोफी कॉक्सेकी वायरस, तो इंसुलिन घटेगा। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, और अगर इन्फेक्शन हो गया तो शुगर जो है वो बढ़ने लग जाएगा। इसी को डायबिटीज मेलाइटस बोला था। अंडरस्टैंड? तो भाई साहब बात क्या समझ में आई? अब यहां से कंक्लूजन ये निकल के आया कि डायबिटीज मेलाइटस इज अ शुगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये एक शुगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। एवरीवन अंडरस्टैंड? शुगर का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता है। अब होता क्या है? ये इंसुलिन जो बीटा सेल से रिलीज होता है, ये ब्लड के साथ बहता है, डायरेक्ट ब्लड में आता है, क्योंकि डक्टलेस ग्लैंड है। दो टाइप की ग्लैंड हमारे शरीर में है, एक डक्ट ग्लैंड और एक डक्टलेस। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैनक्रिया एक मिक्स ग्लैंड है, बट इसका
जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट है बेटा, कौन सा? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या करता है? ये इंसुलिन सीक्रेट करता है। और ये कौन सा पार्ट हो गया? पैनक्रिया का एंडोक्राइन पार्ट। कौन सा पार्ट? बाकी पैनक्रिया पूरा एक्सोक्राइन है, जीआईटी के हार्मोन बनाता है, लेकिन इसका एंडोक्राइन पार्ट है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये रिलीज करता है बेटा क्या? और ये इंसुलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। तो डायरेक्टली ये इंसुलिन कहां जाता है? ब्लड में। और ब्लड इसको पहुंचाता है कहां पर? सेल्स के पास। तो हर एक बॉडी की हर एक सेल, हमारे शरीर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट को ही सेल कहते हैं। बॉडी की हर एक सेल की सरफेस पर पाए जाते हैं बेटा इंसुलिन के रिसेप्टर। क्या पाए जाते हैं? ये इंसुलिन रिसेप्टर जो होते हैं, ये आने वाले इस इंसुलिन को रिसीव करेंगे और सेल के अंदर भेज देंगे। क्लियर? और सेल के अंदर जाके ये इंसुलिन क्या करेगा? सेल में जो शुगर है इसको मेटाबोलाइज करके एटीपी बनाएगा। क्लियर? तो अब मैं ये कहूं कि सर इंसुलिन कैसे बढ़ सकता है ब्लड में, इंसुलिन कैसे घट सकता है ब्लड में, और शुगर कैसे बढ़ सकता है? तो या तो सेल की सरफेस के ऊपर इंसुलिन यहां आ गया लेकिन रिसेप्टर्स की संख्या घट जाए, या तो बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें कोई ऐसा ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाए कि बॉडी की सेल्स पर से इंसुलिन रिसेप्टर्स की संख्या घट जाए, या फिर सर ऐसा कुछ हो जाए कि कॉक्सेकी वायरस या एट्रोपी के कारण आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस घट जाए और उससे इंसुलिन सीक्रेट ही कम होने लग जाए। या सुनो, तो मेरे साथियों इस कंडीशन में इंसुलिन ओवरऑल फंक्शन नहीं करेगा और उस कारण से क्या बढ़ेगा? तो ओवरऑल कंक्लूजन यहां पर पहुंचा, ध्यान से देखिए आप बात को, कि डायबिटीज मेलाइटस की बात करूं तो इसके होने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो प्राइमरी और एक हो सकता है सेकेंडरी। सेकेंडरी ऐसे कारण होते हैं जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं, इंसुलिन से इनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कारण से अगर शुगर बढ़े जिनका इंसुलिन से कोई लेना देना, लेकिन फिर भी शुगर बढ़ाते हैं, ऐसे रीजंस को हम सेकेंडरी रीजन कहेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि कोर्टिसोल, जैसे आपने सुना होगा ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? जैसे आपने सुना होगा ग्लूकागोन। ये ऐसे हार्मोन्स हैं मेरे दोस्तों जो क्या करते हैं? डायरेक्ट इंक्रीज शुगर लेवल, शुगर के लेवल को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे हार्मोन जो डायरेक्टली शुगर को बढ़ा देते हैं और डायबिटीज जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं, उस तरह के डायबिटीज को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। अब जो मेन डायबिटीज हमने कहा प्राइमरी, प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस के दो कारण हमारे सामने आए थे सर, या तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस या बीटा सेल का इंफेक्शन हो जाए और इंसुलिन घट जाए सर, या फिर इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है लेकिन सेल की सरफेस पर ऑटो इम्यून कारण से रिसेप्टर कम हो जाए तो शुगर बढ़ेगा। तो हमने कहा कि सर ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से शुगर बढ़ सकता है? तो मैंने कहा डैमेज ऑफ बीटा सेल,
या तो ये कारण हो, या फिर डिक्रीज नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर। क्या घट जाए बेटा? सेल की सरफेस पर इंसुलिन रिसेप्टर्स घट जाए। कारण क्या होगा इनका घटने का? हमारी ही बॉडी की एंटीबॉडी ऐसी बन जाए जो इंसुलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करने लगे, तो ऑटो इम्यून तरीके से इनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है बेटा? नीतू, गोरा वगैरह, यहां पर ध्यान से देखिएगा बात को। तो मैंने कहा कि सर ऐसे भी हो सकता है कि शुगर बढ़ जाएगा और ऐसे भी हो सकता है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डिक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि अगर इस तरीके से डायबिटीज मेलाइटस हुआ, इस तरीके से भी डायबिटीज मेलाइटस होगा और इस तरीके से भी डायबिटीज मेलाइटस होगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? क्या मैं ऐसा कह दूं कि इस पेशेंट का इलाज करने के लिए इन फ्यूचर हम लोगों को इंसुलिन इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे? या सुनो, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है। तो क्या मैं इस डायबिटीज मेलाइटस को इंसुलिन डिपेंडेंट कह दूं क्या? ओके? क्या इस तरह के डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन लगाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आपको मैंने क्या समझाया कि इंसुलिन में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है ऑटो इम्यून तरीके से सेल के रिसेप्टर्स में। इंसुलिन तो आ रहा है लेकिन रिसेप्टर घट गए और इस कारणवश से इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है और ग्लूकोज बढ़ता ही जा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? क्लियर है बात? तो सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा? शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। नहीं होगा तो धीरे धीरे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ेगा। क्लियर है बात? तो भैया क्या मैं यहां पर ये बोल दूं कि ये टाइप का जो पेशेंट है ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं रहेगा? क्योंकि इंसुलिन तो इसके ब्लड में ऑलरेडी बहुत सारा है, तो ये पेशेंट इंसुलिन पर डिपेंडेंसी इसकी नहीं होगी। तो क्या ऐसे अगर डायबिटीज हुआ तो मैं इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कह दूं क्या? क्लियर है मेरे साथियों? ये सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस कहलाएगा क्योंकि इसका कारण पैनक्रियास से कोई संबंध इसका नहीं है। अंडरस्टैंड? ये दोनों रीजन इंसुलिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंसुलिन से। और इसलिए पैनक्रियास से इंसुलिन से रिलेटेड है, इसलिए इनको क्या कहा गया? प्राइमरी। अब डायबिटीज पढ़ाई लिखाई देख के तो होता नहीं है कि भाई पढ़े लिखे को ही होगा, अनपढ़ को नहीं होगा। एक बार की बात है, एक अनपढ़ व्यक्ति को डायबिटीज हो गया। वो अस्पताल गया, डॉक्टर ने उसको कह दिया कि आपको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है। कौन सा? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, कोई दिक्कत नहीं आई। 2-3 साल के बाद अचानक उसको एकदम से फिर वापस डायबिटीज शुगर लेवल बहुत सीवियरली हाई हो गया। वो भागा भागा गांव के ही किसी आसपास के अस्पताल में गया और जाते ही शुगर चेक किया तो आ रहा था 600, 700, 800। ओके? अब हमने उससे पूछा कि भाई साहब अभी ये तो बहुत इमरजेंसी डेवलप हो गई, अब आप बताओ कौन सा डायबिटीज है आपको? तो क्या आप एक अनपढ़ व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो ये कह देगा कि मुझे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है? नहीं ना। या उसको सेकेंडरी डायबिटीज है, या उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है? नहीं कह सकता ना। और वो नहीं बता पाया
हम लैब टेस्ट करके पता लगाते, जब तक बहुत देर हो जाती, और इसलिए वो आज हमारे बीच नहीं रहा, वो चल बसा। तो बाद में इस बात पे विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि यार इतने कठिन नाम एक नॉन मेडिको पर्सन नहीं बता सकता, और इसलिए बाद में चल के इन्हें सिंप्लीफाई किया और सिर्फ बोल दिया कि इसको टाइप फर्स्ट कह देना और इसको टाइप सेकंड कह देना। और अब किसी को भी एक बार पता चल जाए कि उसको फर्स्ट डायबिटीज है कि सेकंड, तो वो बड़ी आसानी से बता देगा, चाहे उससे 6 साल बाद पूछो कि 10 साल बाद पूछो या मरते दम तक पूछो, वो कह देगा कि उसे फर्स्ट है कि सेकंड है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ये होती है कहानी डायबिटीज मेलाइटस की। तो आज सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा, आगे नहीं पढ़ाऊंगा। सोमवार से क्लासेस चालू करेंगे। आज खत्म, डेमो फेमो जो भी है, जो भी जिसको जो करना है वो सब कर लें, और परमानेंटली अब सेटल होकर के, और अब जो भी कुछ करना है, किसी की फीस वीस कुछ बकाया है तो जमा कर कुरा के, फॉर्म वॉर्म नहीं भरे तो वो भर भुरा के एडमिशन करवा के कंप्लीट, और अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे सोमवार से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। चलो मिलेंगे रात को 10 बजे, ठीक? 10 बजे यूट्यूब पे होता है ना रात को रोज।